जय हिंद। इस वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं और दोस्तों हम इसको पूरा कहानी की तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो है यह दो शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहला तो है चंपारण, दूसरा है सत्याग्रह। चंपारण जो है दोस्तों यह बिहार का एक जिला है, उसका नाम था। चंपारण का वर्तमान नाम यानी कि अभी जो इसका नाम है यह मोतिहारी कर दिया गया है। मोतिहारी को दोस्तों पूर्वी चंपारण भी कहा जाता है। और दोस्तों जो आप दूसरा शब्द देख रहे हैं सत्याग्रह, यह दोस्तों इसका मतलब होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। तो उम्मीद है कि आप लोग चंपारण सत्याग्रह का मतलब अच्छी से समझ गए होंगे। और देखिए यह बात भी आप लोग थोड़ा बहुत अगर किताब पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का चलाने का मुख्य कारण यह था नील का खेती। तो अब हमको समझना होगा भाई कि आखिर नील क्या होता है और आखिर इस चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसका जड़ क्या है, इसको समझ लेते हैं। तब हमको इसको समझने में और ज़्यादा मजा आएगा कहानी की तरह। देखिए नील को बिहार में लील भी बोला जाता है। अभी जो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं यही नील है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जितना भी उजला कपड़ा होता है उस पर इसको चढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम छोटे छोटे थे भाई, अभी भी जो हमारा बनियान होता है, बनियान समझते हैं, गंजी को बनियान बोलते हैं, उजला होता है तो इस पर हम चढ़ाते हैं नील को, या फिर इसको लील भी कह सकते हैं। नील को लील भी कहा जाता है। या जो उजला कुर्ता होता है या फिर आप अगर आपका ड्रेस उजला है, स्कूल ड्रेस, ठीक है, तो उस पर भी दोस्तों लील को यानी कि नील को चढ़ाया जाता है। तो नील या फिर लील का यही काम था। लेकिन देखिए अभी जो हम जिस नील का या फिर लील का उपयोग करते हैं दोस्तों, यह मानव द्वारा बनाया जाता है और यह फैक्ट्री में बनाया जाता है। लेकिन बहुत पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय दोस्तों ये फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती थी। इसको हम अपने हाथों से नहीं बनाते थे। यह दोस्तों इसको खेत में फसल के रूप में बोया जाता था। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका खेती होता था। और दोस्तों इसका जब खेती होता था तो उसको फूल की तरह, यह मतलब कि जो नील है यह फूल की तरह फरता था, ठीक है, फूल की तरह निकलता था पौधों में से, जैसे कि अभी आप इमेज में देख रहे होंगे। और इसको पीस कर, ठीक है, और इसको घोल कर नील बनाया जाता था। जिसे आप जानते होंगे कि अंग्रेज जो है उजला कपड़ा ज़्यादा पहनते थे। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या फिर कहीं फोटो में, पिक्चर में, तो वहाँ पे आप लोग एक चीज़ को ध्यान से देखे होंगे कि अंग्रेज जो थे यह ज़्यादातर उजले कपड़े को पहनते थे, उजला शर्ट, उजला पैंट। तो अभी हमने आपको बताया कि उजला शर्ट और उजला पैंट में क्या किया जाता है कि नील का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों जो अंग्रेज थे वो नील का उपयोग ज़्यादा करते थे। अब भाई उस समय देखिए भारत में उस समय काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी। अब भाई किसी को तो खाने के लिए भी नहीं मिलता था। तो नील का उपयोग भाई कौन करेगा भाई, उजला शर्ट में कौन करेगा? हाँ, वैसे कुछ लोग थे जो अंग्रेज के चमचे थे, जिनके पास कुछ पैसे थे, वह नील का उपयोग करते थे। लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग अंग्रेज ही करते थे। और देखिए नील का जब खेती होता था, और नील का जो यह खेती है यह भारत में होता था, लेकिन भारत में हर जगह नहीं होता था। देखिए भारत में आप जानते हैं कि एक राज्य है जिसका नाम बिहार है, और बिहार में दोस्तों एक जिला है जिसका नाम चंपारण, ठीक है, अभी इसका नाम मोतिहारी कर दिया गया है। तो मोतिहारी का जो मिट्टी है इसको नील के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पर जो नील सबसे ज़्यादा होता है। और अंग्रेज क्या किए थे कि नील को उपजाने के लिए एक कानून ही बना दिए थे। अब कानून क्यों बना दिए थे इसको थोड़ा विस्तार में समझिए। क्योंकि नील की खेती की एक विशेषता थी कि अगर एक बार जिस खेत में नील का खेती हो गया, उस खेत में कम से कम 3 वर्ष तक कोई भी फसल नहीं उगता था। यह इसकी विशेषता थी। इसी कारण जो हमारे भारत के किसान भाई थे यह नील की खेती करने से पीछे हटते थे। और आप जानते हैं कि अंग्रेज तो पूरा छिलल मुर्गा है, तो पूरा उजला ही पहनेगा, खूब स्टाइल में रहेगा, तो उसको भी कैसे भी भाई नील चाहिए, यानी कि नील चाहिए, पूरा इसको बुलू बुलू करने पर चाहिए कि नहीं। तो वह सोचते थे कि अगर यह खेती नहीं करेंगे नील के तो फिर हम अपने शर्ट पे क्या मारेंगे, कैसे झमकाएंगे। तो फिर इसके लिए उन्होंने दोस्तों के कानून ही बना दिया। वह कानून यह था, अंग्रेजों ने कहा कि आपके पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो उस 20 कट्ठे खेत के कम से कम 3 कट्ठे खेत में नील का खेती करना अनिवार्य है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तब कोई बात नहीं है, लेकिन 3 कट्ठा से कम करते हैं तब दिक्कत है। लेकिन आपको कम से कम 3 कट्ठा खेती करना ही। अगर आपके पास 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा खेत है, तो अब मान लीजिए आपके पास 5 बीघा खेत है, तो जोड़ लीजिए दोस्तों, आपको 15 कट्ठा खेत पे आपको नील का खेती करना होगा। और आप जानते हैं कि एक बार जिस
खेत में नील का खेती हो गया, उसमें कम से कम 3 वर्ष तक कोई भी फसल नहीं उगेगा। और अंग्रेजों ने दोस्तों यह जो प्रणाली, यह जो कानून बनाई, इसी को दोस्तों 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। 3 कठिया प्रणाली क्या है, फिर से समझ लीजिए। देखिए, अगर किसी के पास 20 कट्ठा खेत है तो उस 20 कट्ठा खेत के कम से कम 3 कट्ठा खेत में नील का खेती करना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको दोस्तों उसके ज़मीन को जब्त कर दिया जाता था, उस पर फाइन लगा दिया जाता था। अब यह दिक्कत और भी तब ज़्यादा बढ़ गई जब यूरोप महादेश के जर्मनी नामक देश में हाथों से केमिकल्स की मदद से नील का उत्पादन किया जाने लगा। कहने का मेरा मतलब है, जैसे आप जानते हैं कि भारत में नील का उत्पादन कैसे होता था, तो यहाँ पे क्या किया जाता था कि सबसे पहले खेतों में पौधा लगा दिया जाता था नील का, उसके बाद उसमें से फूल निकलता था, ठीक है। उस फूल को तोड़ लिया जाता था, धूप में सुखा लिया जाता था और उसके बाद उसको पीस लिया जाता था और सबसे अंतिम में उसको पानी में घोल दिया जाता था, तो दोस्तों नील का उत्पादन, नील बन जाता था। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत यानी कि उल्टा था जर्मनी वाला नील। वहाँ पे क्या था, ये सब झंझट बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे खेत वाला सिस्टम, पीसने वाला, सुखाने वाला सिस्टम नहीं था। वहाँ के फैक्ट्री में क्या किया जाती थी कि कुछ रसायन यानी कि कुछ केमिकल्स की मदद से नील बनाया जाता था। और देखिए, बिहार में जो नील बनता था और जो जर्मनी में नील बनता था, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था और इसी फर्क के कारण दोस्तों इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। देखिए, बिहार में जो नील बनता था तो आप जानते हैं कि यहाँ पे फसल के रूप में बनाई जाती थी। और दोस्तों हम आपको अच्छी तरह से पहले ही बता दिए हैं कि जिस खेत में एक बार नील की खेती हो गई उसमें कम से कम 3 वर्ष तक कोई भी फसल नहीं उगेगी। तो सबसे पहला तो नुकसान यह था, ठीक है, इसलिए इसका खेती करने से किसान पीछे हटते थे। उसके बाद दोस्तों इसकी जो प्राइस थी, ठीक है, यह जर्मनी वाले नील के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। और दोस्तों इसको अगर कपड़े पे चढ़ाया जाता था तो यह पंछुछू चढ़ता था, उतना जो है चटकारा नहीं चढ़ता था। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव जर्मनी वाला था। वहाँ पे क्या था दोस्तों कि इसका प्राइस जो है जर्मनी वाला नील का, उसका प्राइस भारत वाले नील के मुकाबले में काफ़ी कम था और उसको कपड़े पे चढ़ाने पर काफ़ी चटकार चढ़ता था। इस कारण दोस्तों क्या हुआ आगे चल के कि जो भारत में नील बनता था, बिहार में नील बनता था, इसका जो बिक्री है यह कम हो गया, न के बराबर हो गया। और जो जर्मनी वाला नील बना था केमिकल्स की मदद से, यह बहुत प्रसिद्ध हो गया। जैसे कि अभी दोस्तों जो आप नील का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लील भी बोला जाता है, कपड़े पे चढ़ाने के लिए ब्लू ब्लू टाइप का होता है, जिसको पहले क्या किया जाता है कि कपड़े को पानी में रख दिया जाता है, फुला दिया जाता है, उसके बाद उस पर से छींट दिया जाता है, ऐसा होता है ना। तो वह दोस्तों यह जो नील है यह जर्मनी वाला ही है। पहले जो नील का इस्तेमाल होता था यह खेत वाला था, लेकिन अभी जो आप जिस नील का उपयोग करते हैं यह जर्मनी वाला ही है। इसको भी दोस्तों केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। अब देखिए आगे चलकर क्या हुआ कि जो चंपारण के बागान मालिक थे, बागान मालिक का मतलब क्या हुआ, देखिए जो नील का उत्पादन करते थे और नील का उत्पादन करने वाले जिनके जो मालिक थे उन्हीं को बागान मालिक के नाम से जानते थे। दोस्तों बागान का मतलब ये होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर एक ही तरह की कृषि की जाती है उसे बागान कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि चंपारण ज़्यादातर नील की खेती की जाती है, तो नील का खेती भी कृषि के अंदर आ गया, तो एक ही तरह का कृषि किया जाएगा तो इसको बागान कहेंगे और इन सब के मालिक को हम बागान का मालिक कहेंगे, ठीक है। तो आगे चलकर बागान के मालिकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, चूँकि बिक्री कम हो गया। तो अगर नील का उत्पादन हो रहा है, नील फर रहा है, इसको बनाया जा रहा है, अगर बिकेगा ही नहीं दोस्तों तो फिर नुकसान तो होना ही है। अब नुकसान हो गया तो क्या हुआ कि जो इसके यहाँ के चंपारण के बागान मालिक थे ये टैक्स को बढ़ा दिए, ठीक है। पहले कर लगता था यानी कि टैक्स लगता था, इसको बढ़ा दिए। और जो दोस्तों नुकसान हुआ इसके क्या किया, उन्होंने सोचा कि इस नुकसान को हम किसानों से ले लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक तरकीब निकाली। अब देखिए किसान भी पूरी तरह अगुता चुके थे, उनको भी लग रहा था कि अब नहीं, अब नील का जो खेती है इसको बंद कर देना चाहिए। अब बंद करना भी था भाई, चूँकि अब अगर बिक्री हो ही नहीं रहा तो उत्पादन करके क्या कर लेंगे, उसको खेत में उगाकर उसको पीस कर सुखा कर घोल कर क्या कर लेंगे जब वो बिकेगा ही नहीं। तो यहाँ के बागान मालिकों ने सोचा कि हम क्या करते हैं कि एक नियम निकालते हैं। हम क्या करते हैं, कहते हैं लोगों से कि जो अगर हमको पैसा देगा, ठीक है, उसको क्या करना है कि उसको नील की खेती से उसको छुटकारा दे देना है। यानी कि मान के चलिए कि हम बागान के मालिक हैं और आप लोग किसान हैं, तो हम आपके पास गए, आप भी तंग आ चुके हैं, हम भी तंग आ चुके हैं कि नहीं अब इसको बंद कर देना है। तो हमने सोचा कि बंद करने से पहले हम तो इसका लाभ उठा लेते हैं। तो हम कहेंगे देखिए अगर आपको नील का खेती से छुटकारा पाना है तो आप हमको इतना रुपया दे दीजिए, हम इस आपको छूट दे देंगे। आप नहीं कीजिएगा कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, आपके ज़मीन को नहीं छीना जाएगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके ज़मीन को छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा और टैक्स भी बढ़ा दिया जाएगा और आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। अगर हम आपसे बोले तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं। और उस समय के जो किसान थे वैसा ही इनका हाल हुआ था।
उस समय तो भाई खाने के लिए रोटी नहीं था। जब यह सिस्टम हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे किसान लगभग 1 सप्ताह तक भूखे सोए थे। इतना ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो गया था, कर के बोझ से दबा गए थे इतना टेंशन की वजह से, और किसान रोने लगे थे। तो जब ऐसा हुआ तो चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वह दोस्तों महात्मा गांधी को निमंत्रण दिए कि आप चंपारण में आए, और राजकुमार शुक्ल जी जो है इनको महात्मा गांधी को पूरी दिक्कत बताएं कि क्या क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या हो रहा है और आपको क्या करना है। उन्होंने बोला कि देखिए चंपारण में ऐसी ऐसी बातें हैं, आपको आना है और इसको ख़त्म करना है। उन्होंने इससे निवेदन में किया तो महात्मा गांधी राजी भी हो गए और महात्मा गांधी चंपारण भी आ भी गए। गांधी जी जब चंपारण में आए तो यहाँ चंपारण का जो एसपी था वह गांधी जी को बोला, कहो गांधी जी इधर किधर घूम रहे हैं। वो जो एसपी था दरअसल समझ चुका था कि गांधी जी जो है यह तिनकठिया पद्धति या फिर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने आए हैं, और वो मुंह पर ही बोल दिया गांधी जी को कि यह जो तिनकठिया प्रणाली यह समाप्त नहीं हो सकती है। तो गांधी जी ने भी बोल दिया कि आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, तो फिर यह तिनकठिया प्रणाली का दो ही टुकड़ा केवल करना है। तो इसमें कौन बड़ा का बात है, गांधी ने कर दिया कि भाई हम कर देंगे, आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, गांधी जी ने बोला। तो एसपी जी ने बोला कि नहीं गांधी जी आप चंपारण में नहीं रुक सकते हैं, आप चंपारण से कृपया करके चले जाइए, ऊपर से आदेश है। यह बात एसपी बोला। तो गांधी जी ने बोला कि अरे भाई आपको जो करना है सो कर लीजिए, हम तो भाई नहीं जा रहे हैं। तो मजबूरन एसपी को क्या करना पड़ा कि गांधी जी को गिरफ्तार करना पड़ा, भुआरा को। पहले जितना भी था एसपी डीएम ज़्यादातर अंग्रेज का ही आदमी था, तो इसको गांधी जी को गिरफ्तार करके जो भुआरा था एसपी था वह कोर्ट में ले गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में। अब जिला न्यायालय में जब गांधी जी गिरफ्तार होकर गए तो राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी को बुलाए थे वह पूरे किसानों को बता चुके थे कि ऐसा ऐसा बात है, गांधी जी आए हैं और इनके बारे में बता दिए थे, और यह जो तिनकठिया प्रणाली है इससे हमको छुटकारा दिलाएंगे, यह राजकुमार शुक्ल सभी किसानों को बता दिए थे। तो जब गांधी जी गिरफ्तार होकर जिला न्यायालय में गए तो पूरा किसान जो है हल्ला गुला करने लगे कि नहीं उनको छोड़ा जाए। तो मजबूरन जिला न्यायालय को आदेश देना पड़ा कि गांधी जी को छोड़ दिया जाए। तो गांधी जी को छोड़ दिया गया, लेकिन जिला न्यायालय में कहा गया उनको कि आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे जो यहाँ का संतुलन हो बिगड़े, ठीक है। तो गांधी जी ने भी भाई उस समय कह दिया कि हाँ भाई ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मन में तो वही था कि इसको ख़त्म करना है, 100 टुकड़ा को 2 टुकड़ा करना है। तो गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले सोचा, गांधी जी सोचे कि सबसे पहले हम गांव में चलते हैं, यहाँ के गांव में, चंपारण के गांव में घूमते हैं। तो गांधी जी ने चंपारण के गांव में सब घूमे, यहाँ की स्थिति को देखा, और फिर दोस्तों उस धारणा पे बैठ गए कि नहीं इसको ख़त्म कीजिए तिनकठिया प्रणाली को। तो ठीक है, धारणा पर जब बैठे तो और भी किसान धीरे धीरे गोटाने लगे और धारणा करने लगे। तो देखिए अंग्रेज सरकार सब जानती थी कि भाई बड़े वकील है, ठीक है, ये इंग्लैंड से सब वकालत किए हैं। तो मजबूरन क्या करना पड़ा, अंग्रेज सरकार को जो तिनकठिया प्रणाली है इसको समाप्त करना पड़ा। इसको समाप्त करना भाई जरूरी ही पड़ गया था, क्योंकि भाई ये सब हो नहीं रहा था केवल घूस के चलते, ताकि लोगों से पैसा को ठग सके, इसलिए इसको चलाया जा रहा था। दरअसल नील का खेती तो पूरा बंद ही हो चुका था लगभग में, ठीक है। तो इसको समाप्त करना ही था, तो यह आए तो थोड़ा और सपोर्ट मिल गया और इसको ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ के बागान के मालिक किसानों से ज़बरदस्ती, ठीक है, रुपया वसूले थे, उसका 25% बोला गया कि आप लौटा दें सभी किसानों को। और ये सब काम को करने के लिए एक अंग्रेज सरकार ने एक आयोग का गठन किया, और उस आयोग का सदस्य गांधी जी को बनाया गया, और उस आयोग ने इस सारे समस्या को सुलझा दिए। और जितने भी बागान के मालिक जो है गलत तरीके से रुपया को वसूले थे, यानी कि बोले थे कि हमको पैसा दे दो तो ये सब खेती तुमको छुड़वा देंगे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कर बढ़ा दिए थे। तो उस सब का जो 25% जितना भी पैसा उछला गया था उसका 25% पैसा इन सभी किसानों में बंटवा दिया गया। और इस तरह दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है सफल हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से समझ गए होंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। और एक बात याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।